फाइनली वो मोमेंट आ ही गया। वी आर ऑफिशियली 2026 T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। ये जो यहाँ पे 2 स्टार्स है ना, ये अब 3 हो जाएंगे। मैं इस पॉइंट पे अपने इमोशंस और एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ही फाइनल मैच रहा है और कितना सुंदर और लाजवाब टूर्नामेंट रहा है टीम इंडिया का। इस टूर्नामेंट में हमने सब कुछ विटनेस कर लिया। जसप्रीत बुमराह की मास्टर क्लास बॉलिंग, संजू का रिडेम्पशन, अभिषेक शर्मा का थोड़ा लो डिप और फिर फाइनल में 50, अक्षर पटेल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, शिवम दुबे की हार्ड हिटिंग, ईशान किशन की क्लासी बैटिंग, हार्दिक पांड्या का ऑरा एंड बहुत कुछ। एंड नॉट टू फॉरगेट, फाइनली जीजी भाई ने स्माइल भी कर दिया। और आज की ये जो जीत रही है ना, ये कोई मामूली जीत नहीं है, क्योंकि काफी लोगों ने इस टीम को ट्रोल किया, एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया और हर जगह यही बात हो रही थी कि ये टीम बस बायलैटरल ही जीत सकती है, इसमें वर्ल्ड कप जीतने वाला दम ही नहीं है, विच इंक्लूड्स मी एज वेल। क्योंकि मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था इस टीम को लेकर, क्योंकि जब टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में ही संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की फॉर्म चली गई और हमारी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। बट दिस टीम प्रूव्ड मी एंड एवरीवन रॉन्ग जिन्होंने इन पे डाउट किया था। चलिए जानते हैं इंडियन टीम के इस टूर्नामेंट की कहानी को और रिलिव करते हैं उन सभी मोमेंट्स को जिसने इस जीत को और स्पेशल बनाया। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन 2026 T20 वर्ल्ड कप। जब इंडिया ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप को जीता था, तब हमारे 3 क्रूशियल और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा इस फॉर्मेट से रिटायर हो गए थे। एंड फिर जो ये न्यू टीम बनी थी विदाउट देम, ये थोड़ी इनएक्सपीरियंस लग रही थी। एंड साथ में टीम में कुछ यंग टैलेंट्स भी आए थे, लाइक अभिषेक शर्मा एंड रिंकू सिंह। और स्पेशली अगर मैं बात करूं अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने शुरू में ही आकर अपनी परफॉर्मेंस से सबको काफी इंप्रेस कर दिया था। वो ऑलरेडी सबके फेवरेट बन चुके थे। एंड इवन उस पॉइंट के बाद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी इंडिया के लिए काफी मैचेस में परफॉर्म करती आई और रिकॉर्ड्स भी सेट करती आई। 2024 से लेकर 2025 तक टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हर प्लेयर के रोल्स क्लियर थे, हर प्लेयर का बैकअप ऑप्शन भी रेडी था। इफ अगर ओपनर्स फेल हो गए, हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग था, मिडिल ऑर्डर फेल करेगा तो हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर या फिर फिनिशिंग सेटअप काफी अच्छा था। इन शॉर्ट, टीम वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट अंटिल शुभमन गिल इस टीम का पार्ट बने एंड काफी केओस हुआ इन द रोल क्लैरिटी थिंग। बट दिसंबर जनवरी के मंथ्स में ये फाइनल हो गया। शुभमन गिल इस सेटअप का पार्ट नहीं रहेंगे एंड संजू सैमसन वापस आकर ओपनिंग का स्पॉट हासिल करेंगे। और फिर जब इस टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो वहां पे एक शॉकिंग नाम था ईशान किशन का, जिनको संजू सैमसन के बैकअप प्लेयर के रूप में लिया गया था। ऑल्दो ये स्क्वाड काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में थोड़े डाउट्स थे, क्योंकि इस टीम में वो वाली बात नहीं लग रही थी जो कि इससे पहले के टूर्नामेंट्स में रही थी, यानी कि लैक ऑफ बिग प्लेयर्स लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। बट नॉट टू फॉरगेट, इस टीम में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे। एंड इन सभी डाउट्स को पीछे छोड़ के इंडियन टीम शुरुआत करती है इस टूर्नामेंट की, उस टूर्नामेंट की जिसके कुछ टाइम पहले ही हमारे 2 मेन ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अपनी फॉर्म को ही खो बैठे थे, और वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज में, जिसमें अभिषेक शर्मा डक पे आउट हो चुके थे और वहीं संजू सैमसन अपनी जगह तलाश कर रहे थे इस टीम में। और उनकी जगह मिली थी ईशान किशन को, जो कि उनके बैकअप के वे में ही आए थे। यानी कि टूर्नामेंट से पहले ही इस टीम में थोड़े इश्यूज आ गए थे जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग थे, लेकिन फिर भी इन सभी कंसर्न और डाउट को पीछे छोड़कर टीम इंडिया शुरू करती है इस टूर्नामेंट के कैंपेन को, जहां इंडिया का पहला मैच 7 फरवरी को वानखेड़े के ग्राउंड में यूएसए के अगेंस्ट था। और इस मैच के स्टार्ट में ही इंडिया के विकेट्स गिरने लग गए, लेकिन बैटिंग पर अब भी कैप्टन स्काई खड़े थे, जिनको काफी टाइम से मिनो बैशर, यानी कि वो प्लेयर जो छोटी टीम्स के अगेंस्ट ही रन मारता है, ये कहकर ट्रोल किया जा रहा था। वो फाइनली इस मैच में अपनी वर्थ को प्रूव करते हैं। आज जब विकेट्स गिर रहे थे, वो क्रीज पर टिके रहे और उन्होंने बना दी 84 रन्स नॉट आउट। एंड लिटरली उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से इंडियन टीम उस मैच को जीत जाती है। फिर अगला मैच जो कि नामीबिया के अगेंस्ट था, उसको भी टीम इंडिया जीत जाती है। अब इस मैच में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो ये था कि इस मैच से कुछ दिनों पहले ही अभिषेक शर्मा अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से टीम से बाहर हो जाते हैं एंड उनको रिप्लेस करने आते हैं संजू सैमसन, जो कि 8 बॉल में 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यानी कि वो फाइनली अपनी टीम में जगह बना रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने स्पॉट को क्लेम नहीं कर पाए सही वे में। फिर इसके बाद इंडियन टीम नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स को हराकर फाइनली सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करती है, जहां उनके ग्रुप में थी साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीम। अब इंडियन टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इन सभी 3 टीम्स को हराना था। सभी फैंस कॉन्फिडेंट थे कि इंडियन टीम इसमें आराम से जीत जाएगी और सबसे पहले सेमीफाइनल का स्पॉट हासिल करेगी। बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सुपर 8 का पहला मैच ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ था और ये इस टूर्नामेंट का पहला मैच था जिसमें इंडियन टीम चेस कर रही थी एंड
इंडियन टीम यहाँ पर फेल कर जाती है, वो भी एक बहुत बुरे तरीके से। 188 रन के टारगेट को चेस करने उतरी ये इंडियन टीम 111 पे ऑल आउट हो जाती है। हर जगह क्वेश्चंस रेज हो चुके थे। जिस इंडियन टीम का फाइनल जाना 100% तय था, वो सुपर 8 के पहले ही मैच में लड़खड़ा गई थी। रन रेट नेगेटिव हो गया था एंड सभी फैंस के कैलकुलेटर भी बाहर आ गए थे ये जानने को कि आखिर इंडियन टीम क्वालिफाई कैसे करेगी। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अगला मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इंडिया अच्छे मार्जिन से जीत जाती है एंड साथ में उसी दिन साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देती है। यानी कि इससे अगला मैच, जो कि 1 मार्च को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही था, उसको इंडियन टीम को बस जीतना होगा, एक वर्चुअल नॉकआउट की तरह। एंड हुआ भी कुछ ऐसे ही, एक इंटरेस्टिंग वे में। आज वेस्ट इंडीज ने उस मैच में बना दिए 195 रन, सुपर 8 के हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट। बट उस दिन हमारे संजू सैमसन कुछ अलग ही मूड में थे। आज अभिषेक शर्मा का जब अर्ली विकेट गया तो संजू सैमसन ने पूरे मैच की कमांड संभाल ली और बना दिए 97 रन्स नॉट आउट, और इंडियन टीम उस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। और इस मैच को देखकर ऐसा लग रहा था कि फाइनली इंडियन टीम ने 2016 की T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का बदला ले लिया वेस्ट इंडीज से। अब सेमीफाइनल और फाइनल की स्टोरी जानने से पहले जानते हैं सभी इंडियन प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन को। लेट्स स्टार्ट विद अभिषेक शर्मा। थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभिषेक का बल्ला खामोश था, बट जैसे कि मीम्स और ट्रोल कल्चर कह रहा था कि वो सेविंग फॉर द फाइनल, वो रियल निकला। जहां पूरे टूर्नामेंट में बस वो एक 50 बना पाए, वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। उन्होंने फाइनल मैच में 21 बॉल में 55 रन की एक इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली और बता दिया that he is not finished yet। एंड मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, बट जो लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप रहे, ये वो, तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और थ्रू आउट द टूर्नामेंट ज्यादातर सिंगल डिजिट के स्कोर पे ही आउट हो रहे थे। बट फाइनल मैच जहाँ पे उनकी सबसे ज्यादा नीड थी, वहां उन्होंने एक इंपैक्टफुल इनिंग खेली थी, जो की एक बड़ा रीजन बना हमारी उस जीत का। एंड सिमिलर चीज अभिषेक शर्मा ने भी करी अपने एंड से। एंड नॉट टू फॉरगेट जो उनकी थोड़ी बेकार परफॉर्मेंस आई थी, जिसको मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में प्रेडिक्ट कर दिया था, बट मैंने वहां पे कंसर्निंग वे में ही चीजें कही थी, ना कि किसी नेगेटिव वे में। अगर आपको वो वीडियो देखना है जिसको लोग ये कह रहे हैं कि मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था फ्यूचर, तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं संजू सैमसन की, और सबसे पहले एक अपॉलॉजी लेटर संजू सैमसन को हर उस फैन को भेजना चाहिए जिन्होंने उन्हें ट्रोल किया, क्योंकि जब सबसे ज्यादा नीड थी इस टूर्नामेंट में उनकी साइड से परफॉर्म करने की, उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया। फिर चाहे मैं बात करूं वर्चुअल नॉकआउट की, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ था सुपर 8 में, वहां उन्होंने 97 रन नॉट आउट बनाए, या फिर सेमीफाइनल की जहां इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने 89 रन बनाए थे, और फिर फाइनल मैच में एक क्रूशियल 89 रन की नॉक खेली। देखो, जब वो फॉर्म में नहीं थे मैं तो काफी न्यूट्रल था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये बंदा परफॉर्म करेगा तो दबा के करेगा, क्योंकि या तो शतक है या बतक है। तो मैं तो यहाँ पे काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। और जो बाकी लोग उन्हें हेट और ट्रोल करके अब तारीफ कर रहे हैं, सुधर जाओ। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। जोक्स असाइड एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, संजू सैमसन ने इन सभी हेट और ट्रोल्स को अपने बैट से जवाब दिया, लगातार 3 क्रूशियल नॉक्स खेलकर, वो भी जब उनकी सबसे ज्यादा नीड थी। एंड साथ में संजू सैमसन इस पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर भी है, जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। अब बात करते हैं ईशान किशन की, जिनको टीम में लिया गया था एक बैकअप प्लेयर के रूप में, जब उन्होंने स्मैट यानी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में कमाल की परफॉर्मेंस दी, और वो भी एज अ कैप्टन, जिसके बाद उन्होंने टीम में कमबैक कर लिया था, और साथ में इस टूर्नामेंट में उन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस भी दी। सबसे पहले नमीबिया के अगेंस्ट 77 रन, जो कि काफी अमेजिंग नॉक थी। फिर साउथ अफ्रीका वाले मैच में जहां पे एंटिसिपेट किया जा रहा था कि वो तो रन्स मारेंगे, वहां पे वो डक पे आउट हो गए। बट फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 34 रन का एक कैमियो दिया, और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 18 बॉल में 39 रन की एक इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली, और इवन फाइनल मैच में भी उन्होंने 21 बॉल में 54 रन बनाए। व्हाट अ प्लेयर ही इज। ओवरऑल उन्होंने 9 मैचेस में 35 की एवरेज से 317 रन बनाए। ऑल्सो वो संजू सैमसन के बाद इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट तिलक वर्मा, जो कि एक क्रूशियल इंजरी से फाइनली टीम में कमबैक कर रहे थे। उनके इस टूर्नामेंट के स्टैट्स काफी डिसेंट लगते हैं, ऑल्दो जो हाइप देखी जा रही थी इस टूर्नामेंट से पहले, वो उस लेवल पे तो परफॉर्म नहीं कर पाए, बट उन्होंने जितना परफॉर्म किया वो काफी अच्छा रहा, एंड उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया दैट वी कैन रिलाई ऑन हिम। हालांकि स्टार्टिंग में उनका फॉर्म थोड़ा खराब था, पर जब उनकी पोजीशन नंबर 3 से नंबर 4 कर दी गई, तब उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो गई। एज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने 16 बॉल्स में 44 नॉट आउट की कमाल की इनिंग्स खेली, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब टीम को जरूरत थी तब उन्होंने 15 बॉल्स में 27 रन का एक इंपॉर्टेंट कैमियो भी खेला, और इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 7 बॉल में 21 रन बनाए, विच वॉज फैबुलस। अब बात करते हैं कैप
कैप्टन सूर्य कुमार यादव की, जो वर्ल्ड कप से पहले काफी स्ट्रगल कर रहे थे, पर यूएसए के खिलाफ जब इंडिया के विकेट्स गिर रहे थे तब सूर्य कुमार यादव आए और टीम के लिए सबसे ज्यादा रन स्कोर करे। बट इसके बाद कुछ खास परफॉर्मेंस उनके बैट से नहीं दिखी। इवन फाइनल मैच में वो डक पे आउट हो गए। इस टूर्नामेंट में उन्होंने टोटल 9 मैचेस खेले, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट रहा 136 का, विच इंक्लूड्स द डक इन द फाइनल। और उनकी ये स्टार्ट्स टफ फॉर्म को दर्शा रहे थे। एंड अगेन उनकी कैप्टनसी थ्रू आउट द टूर्नामेंट अप टू द मार्क नहीं रही, एज वो बार बार शिवम दुबे को बॉलिंग के लिए कंसिडर कर रहे थे ओवर हार्दिक पांड्या। वेल ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे मोहल्ले वाली आंटी नहीं बनना चाहता हूँ जो हर चीज में फॉल्ट निकाले, क्योंकि क्या पता इस टूर्नामेंट के बाद उन्हें कैप्टनसी मिले भी या नहीं मिले। आई मीन जस्ट सेइंग। वेल बैड जोक्स असाइड, उन्होंने काफी अच्छा खेला बोथ विद द ब्रेन एंड द बैट, बट यह हम उनकी साइड से थोड़ा और बेटर बैटिंग एक्सपेक्ट कर सकते थे। आफ्टर ऑल ही डिड अ गुड जॉब। नाउ मूविंग टुवर्ड्स शिवम दुबे, उन्होंने 9 मैचेस में 235 रन्स बनाए विद एवरेज ऑफ 39 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 169। एंड इसमें उनके फाइनल मैच के लास्ट ओवर के 24 रन्स भी इंक्लूडेड है। उनकी बैटिंग काफी अच्छी रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड एज आई शुड से लाजवाब भाई, मतलब क्या ही धोया है बॉलर्स को। पूरे टूर्नामेंट में ये इकलौते कंसिस्टेंट बैट्समैन थे इंडिया के, जो कि जब भी बैटिंग करने आ रहे थे बस मार रहे थे, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा हाल कच्चा रहा। ऑल्दो उन्होंने 5 मैचेस में बॉलिंग करते 5 विकेट्स भी निकाले, बट वो वाली बात नहीं थी। लेकिन बैटिंग वाइज ही वाज टू गुड। जिम्बाब्वे वाले मैच में उन्होंने 2 ओवर्स डाल के 46 रन जरूर खाए थे, बट 1 विकेट भी लिया था। एंड इसी परफॉर्मेंस की वजह से जब इंग्लैंड के मैच में उन्हें लास्ट ओवर दिया गया तो सब लोग डर चुके थे कि भाई इस बार तो मैच गया। लेकिन शिवम दुबे ने वो किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, साइलेंटली किल, और बड़े आराम से 30 रन्स को डिफेंड कर लिया उस लास्ट ओवर में। अब बात करते हैं औरा पांड्या यानी कि हार्दिक पांड्या के बारे में, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 8 मैचेस में 210 रन्स बनाए और साथ में 9 विकेट्स भी लिए, और सेमीफाइनल में 12 बॉल्स में 27 रन्स की एक ताबड़तोड़ इनिंग्स भी खेली। फिर आते हैं टीम के वाइस कैप्टन अक्षर पटेल, जिन्होंने शॉकिंगली पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 16 रन्स बनाए। आई नो सुनने में काफी वियर्ड लगता है, बट यहाँ पे कैच ये है कि उन्हें 90% टाइम तो बैटिंग मिले ही नहीं। 2 बार वो खाता नहीं खोल पाए एंड बाकी के 2 मैचेस में उन्होंने 16 रन्स बनाए टोटल, क्योंकि उन्हें ज्यादा बैटिंग का चांस ही नहीं मिला। बट बॉलिंग में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी, 7 मैचेस में 11 विकेट्स और इकोनॉमी 8 की, और फाइनल मैच में उन्होंने 3 विकेट्स लिए 33 रन्स देकर। और मैं उनकी फील्डिंग को कैसे भूल सकता हूँ, जिसमें खासकर इंग्लैंड के खिलाफ वो 3 लाजवाब कैच। एंड इस पे बस मैं यही कहूंगा, बापू थारी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ कमाल है। अब बचते हमारे बॉलर्स, जिन पे भाई अगर जस्सी पाजी ना होते ना, गया था भाई, सब कुछ गया था। It's a very big flex to say that Jasprit Bumrah plays for my country, for my team, because क्या लाजवाब बॉलिंग है उनकी। क्योंकि ये ट्रॉफी जो हम जीते हैं ना, ये हम चीटिंग से जीते हैं। जहाँ इंडियन टीम को 20 ओवर मिले खेलने को, वहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम को बस 16 ही ओवर्स मिले थे इस टारगेट को चेस करने के लिए, कि बाकी के 4 ओवर्स जसप्रीत बुमराह डाल रहे थे, और उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 15 रन दिए और 4 विकेट भी ले गए। वो 5वां विकेट भी आ जाता अगर वो हैट्रिक पूरी हो जाती। नो वर्ड्स फॉर दिस मैन बिकॉज ही इज जस्ट अ गोल। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में कुछ ज्यादा ही रन्स खा लिए, और जिस मिस्ट्री स्पिन या फिर जिस चक्रव्यूह के लिए वो जाने जाते थे, वो इस टूर्नामेंट में थोड़ा फीका लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने 9 मैचेस में 14 विकेट्स लिए, और साथ में वो इस टूर्नामेंट के जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर भी है, ऑफ कोर्स विद जसप्रीत बुमराह द गोट, जिन्होंने ये सेम 14 विकेट्स 8 मैचेस में लिए, और वो भी 6.6 की इकोनॉमी के साथ। फिर आते हैं हमारे अर्शदीप पाजी, जो कि ऑफ कोर्स रील्स के तो गॉड बन चुके हैं। बॉलिंग में भी काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में थोड़े से फीके लगे, क्योंकि 7 मैचेस में उन्होंने बस 9 विकेट्स अपने नाम किए, जिसमें उनकी इकोनॉमी 8.53 की रही। ऑल दो प्रेशर वाली सिचुएशन और पावर प्ले में उन्होंने अपना बेस्ट दिया, और जब टीम को नीड थी तो विकेट्स भी निकाले। कुछ मैचेस में वो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म जरूर लग रहे थे, पर फिर भी उन्होंने स्टेबल रहने का पूरा ट्राई किया, एंड रिजल्ट्स भी उसी वे में आए। अब बात करते हैं सेमीफाइनल मैच की, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ था। वही इंग्लैंड जिससे हम 2022 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी भिड़े थे, और हम सेमीफाइनल में 10 विकेट से हार गए थे। ऑफ कोर्स वो हार हमारे दिमाग में अब भी थी, लेकिन इस बार टीम अलग ही मूड में थी, क्योंकि एक सेमीफाइनल मैच में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, हाई थ्रिलिंग मैच जिसमें ज्यादा रन्स ना स्कोर हो और प्रेशर बहुत ज्यादा हो, क्यों है ना। बट इंडियन टीम ने इस जेनेरिक टेम्पलेट को यूज ही नहीं किया इस बार, एज उन्होंने सेमीफाइनल में मार दिए 253 रन्स, जिसमें इंक्लूडेड थी संजू सैमसन के मास्टर क्लास 89 रन्स, और हमारे गोल्डन बॉय शिवम दुबे के 43 भी। ऑल्दो इंग्लैंड ने भी अपना पूरा बेस्ट दिया इस टारगेट को चेस करने का, लेकिन इंडियन टीम जीत गई। एंड फिर आया फाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट
8 मार्च को। अब इस फाइनल से पहले कुछ डाउट्स भी थे, क्योंकि एक तो ये फाइनल मैच खेला जा रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि वही स्टेडियम है जिसमें हम 2023 में हारे थे। लेकिन इस बार टीम कुछ डिफरेंट सोच कर आई थी एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इस मैच से पहले बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस था, डाउट था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि 2023 में पैट कमिंस की तरह इस बार मिचेल सैंटनर ने भी फाइनल मैच से पहले कुछ अलग ही कहा था। इवन वही सेम पिक्चर क्लिक हुई थी उनकी जो कि पैट कमिंस की हुई थी पिच से रिलेटेड, एंड यही एंटिसिपेट किया जा रहा था कि भाई इस बार तो लंका गई। इस पनौती स्टेडियम में मैं और क्या एक्सपेक्ट करूं। सुपर 8 वाला साउथ अफ्रीका मैच भी इसी ग्राउंड पे हुआ था, हम हार गए थे, एंड फाइनल मैच एक बार फिर से यहीं पे हो रहा है। भाई फिंगर्स क्रॉस थी सच में, लेकिन इस बार कहानी रिपीट नहीं हुई, क्योंकि इस बार हमारे मेन इन ब्लू, हमारे ये बॉयज़ कुछ अलग इंटेंशन से आए थे। इस बार वो हमारा दिल तोड़ने नहीं, दिल जीतने आए थे। एंड मैं आपसे एक बार फिर से सेम सवाल पूछूंगा, एक नॉकआउट मैच में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? छोटा स्कोर, हाई थ्रिलिंग मैच, इंटेंस से भरा हुआ, स्ट्रेस से भरा हुआ और बहुत ज्यादा प्रेशर। बट हमारे बॉयज ने ये सब वर्ड्स अपनी डिक्शनरी से ही हटा दिए, क्योंकि इस फाइनल मैच में उन्होंने फिर से 250 बना दिए, 255 का स्कोर 5 विकेट के लॉस पर, जो कि फाइनल के हिसाब से बहुत ज्यादा तगड़ा था। और फिर जब न्यूजीलैंड की टीम इस टारगेट को चेस करने आई तो वो 159 पे ही ऑल आउट हो गई और इंडियन टीम जीत गई 2026 का T20 वर्ल्ड कप, एक ऐसे फाइनल मैच में जिसको उन्होंने वन साइडेड करके जीता, और साथ में वो बन गई पहली ऐसी टीम जो अपने होम वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप जीती हो, जिसने पहली बार T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड किया हो, और साथ में जिसने 3 T20 वर्ल्ड कप्स को जीता हो, और वो भी अंडर द कोचिंग ऑफ द मैन हिमसेल्फ गौतम गंभीर, जो कि थे स्टार परफॉर्मर 2007 के उस T20 वर्ल्ड कप के। भाई आप इस बंदे को कितना भी हेट और ट्रोल कर लो, ये बंदा एक स्टार है एंड वो वही रहेगा। अब जितना भी कह लो उनकी कोचिंग के बारे में, उनके कहे गए वर्ड्स के बारे में या रिमार्क्स या स्टेटमेंट्स के बारे में, लेकिन आप ये नहीं डिनाई कर सकते हो कि भाई इसमें कुछ वो बात है। ये खुद स्टार प्लेयर रहा है एंड ये स्टार्स प्रोड्यूस कर रहा है। इस फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच मिला जसप्रीत बुमराह को फॉर हिज मास्टर क्लास स्पेल ऑफ 4 for 15 इन जस्ट 4 ओवर्स। वहीं इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला संजू सैमसन को, एक ऐसा प्लेयर जिसको हर जगह से डाउट किया जा रहा था, ट्रोल किया जा रहा था टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में, और जब उन्हें नमीबिया के अगेंस्ट चांस मिला तो उल्टा क्वेश्चंस रेज हो रहे थे कि ये टीम में खेल क्यों रहेगा। उन्होंने सबको गलत प्रूफ कर दिया। 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं उन्हें इंडियन टीम के लिए खेलते हुए, और फाइनली उनका वर्ल्ड कप में डेब्यू हुआ और एक ड्रीम वर्ल्ड कप डेब्यू बन गया। जब स्टार्टिंग में सब आपके खिलाफ थे, आप बैटिंग करने आते हो, और जब सबसे ज्यादा नीड थी आप अपना बेस्ट दे देते हो, और वो भी साइलेंटली, एंड यू लेट योर बैट टॉक। दिस इज अ ट्रू रिडेम्पशन, a true masterclass by Sanju Samson. Congratulations to whole Indian team and all the Indian fans. This is a message to all the boys who made us one. You all are true champions. जय हिंद। अगर 2024 T20 वर्ल्ड कप हम कैसे जीते वो जानना है तो यहाँ पे क्लिक करो। अगर बाबर आजम के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।